इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल फैक्टर्स इन केस ऑफ इकोलॉजी या एबायोटिक फैक्टर्स इन इकोलॉजी। ये सारे पॉइंट जो है ना हम वन बाय वन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आपका टेम्परेचर, लाइट, वाटर, फायर, सॉइल, वो सारा साथ साथ में बायोटिक फैक्टर को भी हम थोड़ा सा टच करके एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि भी किसी भी इन्वायरमेंट में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वहाँ पे जो रहते हैं उसके ऊपर असर डालते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर। अब इकोलॉजिकल फैक्टर को हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर उस इन्वायरमेंट में वो सारे चीज़ें होते हैं जो कि नॉन लिविंग होता है, जिस तरह से एग्जांपल आपका लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एल्टीट्यूड ऑफ एन एरिया, ये सारा। और बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली वहाँ पे जो रहते हैं वो इन्वॉल्व होता है, उनके बाद वहाँ पे इंटरेक्शन के बाद जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो चीज़ हमें पढ़ना रहता है। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइट इज इन ए बायोटिक फैक्टर इन केस ऑफ इकोलॉजी। तो लाइट जो है ना एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर होता है, या फिजिकल फैक्टर कहे, एबायोटिक फैक्टर कहे, सेम है। और लाइट का मेन सोर्स हमारा सन होता है। और सन में जो हमें लाइट विजिबल होता है उसका रेंज जो है ना वेवलेंथ 380 टू 760 नैनोमीटर होता है। और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रेडिएशन मींस प्लांट जो एब्जॉर्व करता है लाइट इन जो वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रेंज 380 टू 760 के बीच में हमारा विजिबल लाइट में आता है, जिसमें आपका विवियर जो 7 कलर जो आता है, उसके नीचे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, और विजिबल के ऊपर इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स आता है। अब हम देखते हैं कि लाइट इज एन इकोलॉजिकल फैक्टर प्लांट के ऊपर कैसे असर डालता है। तो सबसे पहला हमारा आता है फोटोसिंथेसिस। देखिएगा, लाइट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, विदाउट विच फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लोरोफिल के सिंथेसिस में लाइट का होना अनिवार्य है। उसी तरह से लाइट की इंटेंसिटी जनरली अगर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। अगर लाइट किसी एरिया में कम हो, लाइट की इंटेंसिटी कम हो, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपेरेशन। देखिएगा, ट्रांसपेरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जनरली लाइट की वजह से आपका स्टोमेटा जो है ना ओपन होता है, और स्टोमेटा ओपन होगा तो तभी आपका प्लांट में से जो है ना वाटर रिलीज होगा, लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नेक्स्ट आता है आपके लाइट का ड्यूरेशन, लाइट कितने समय के लिए प्लांट के ऊपर पड़ रहा है। ऑन दैट बेसिस वी हैव ना थ्री ग्रुप ऑफ प्लांट: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। देखिएगा प्लांट यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी 12 घंटे से कम है। और वो प्लांट जिनमें फ्लावरिंग तभी इनिशिएट होता है जब लाइट की जो ड्यूरेशन है वो 12 घंटे से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल पोटैटो, कैरोट, वीट। और इसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट जिनमें फ्लावरिंग जो है ना लाइट के लेंथ ऑफ द डे पे असर कोई डिपेंड नहीं होता, चाहे 12 घंटे से कम हो, ज़्यादा हो, वो दूसरे फैक्टर्स होता है जो कि कंट्रोल करता है। तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। अब उसी के साथ साथ प्लांट के अंदर जो है ना मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है लाइट पार्ट्स, जो लाइट की तरफ मूव करता है, उन पार्ट्स को हम कहते हैं पॉजिटिव, दे शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और प्लांट के वो पार्ट जनरली रूट जो आपका लाइट से दूर भागते हैं, दैट वी कॉल्ड इट इन ए नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारा लाइट का आता है जर्मिनेशन के ऊपर। कुछ सीड जो है ना इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट ग्रो करता है, और कुछ स्पेसिफिक कुछ सीड्स होता है जो इनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स लाइट मूव कर रहा है, और ये सीड जर्मिनेशन एक दिखा रहा है। अब ये तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेस पर हमने डिसाइड किया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट, कम तेज धूप चाहिए या छाँव चाहिए। ऑन दैट बेसिस इकोलॉजी के लिए हम प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हीलियोफाइट्स, वो सारे प्लांट जैसे कि सनफ्लावर हुआ, जिनको बहुत ज़्यादा इंटेंस सनलाइट चाहिए होता है, वी कॉल दोज इन सन लविंग प्लांट। और जिन प्लांट्स को लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स शेड लविंग प्लांट, जिनको छाँव चाहिए होता है, दोस्त वी कॉल इट इन सीओफान। जिस तरह से आपके कुछ फर्न्स होते हैं वो आपके सीओफाइट्स रहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे ये सारा अभी जो डिस्कस हुआ विजिबल लाइट के बारे में। एक हमारे पास विजिबल के नीचे आता है यूवी रेस। यूवी रेस में हमारे पास तीन है: यूवी ए, बी और सी। और इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करा है ऑन द बेस ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेवलेंथ कहाँ से कहाँ हो।
और यहाँ पे याद रखिएगा यूवीए जो है ना, ए फॉर अच्छा, बी फॉर बुरा, सी फॉर लीथल। मीन्स ए इज़ नॉट हार्मफुल, यूवीबी इज़ हार्मफुल, यूवीसी जो है ना बहुत ही ज़्यादा लीथल, मीन्स बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में सन से यूवी ए बी सी तीनों आता है, बट वी आर लकी ओजोन लेयर के जो हमारे इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में, वो जो है ना यूवीसी को 100% एब्जॉर्ब करता है, यूवीबी का 95% ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब करता है, यूवीए जो है ना उसका सिर्फ 5%, मीन्स मैक्सिमम यूवीवी आपके अर्थ पे आता है। तो हमने पहले डिस्कस करा कि हार्मफुल नहीं है, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा, ओजोन लेयर पतला हो रहा, तो यूवीबी और यूवीसी भी अब बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो है ना हमारे इन्वायरमेंट में सन से या अप एटमॉस्फेयर अर्थ पे पहुंच रहा है, तो इसका बुरा असर जो है ना हमें देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि लाइट जो है ना इज इकोलॉजिकल फैक्टर एनिमल्स के ऊपर कैसे असर डाल। तो बायोलॉजिकल क्लॉक इन एनिमल जो है ना वो लाइट की वजह से कंट्रोल होता है। जनरली एनिमल जो है ना स्लीप जो है ना नाइट के टाइम करता है, फीडिंग दिन के टाइम करता है। सीजनल बिहेवियर मींस एनिमल को कब माइग्रेट करना है, कब विंटर स्लीप पे जाना है, वो फोटो पीरियड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। उसी तरह से विजन इन बिहेवियर, कुछ आपके एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम होता है, दैट कॉल्ड इन डायूरिनल, और कुछ एनिमल जो नाइट के टाइम एक्टिव होती है, दैट कॉल्ड इन नॉक्टर्नल एनिमल। उसी तरह से लाइट का इम्पोर्टेंट जो है ना वर्टिब्रेट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विटामिन डी की सिंथेसिस में भी लाइट का होना अनिवार्य होता है वर्टिब्रेट के केस में। तो नेक्स्ट हमारा एबायोटिक फैक्टर है, दैट इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मीन्स कितनी सर्दी या गर्मी है। और एवरेज टेम्परेचर जनरली लैंड का डिक्रीज करता है अगर हम, ये अर्थ है इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करें दोनों हेमिस्फीयर में। ये इसलिए होता है, इक्वेटर पे सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है और यहाँ पे तिरछी पड़ती है, तो जैसे ऊपर जाओगे ठंड बढ़ेगी, और इक्वेटोरियल के यहाँ के आसपास आपको गर्म जो है ना टेम्परेचर अच्छा देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ टॉलरेंस टू हीट और टेम्परेचर। तो वो प्लांट्स जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 40 डिग्री सेल्सियस और अबव, उनको हम कहते हैं मेगाथर्म्स। और वो प्लांट, यहाँ पे एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो प्लांट जिनको ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए होता है 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, एग्जांपल ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के ट्रीज जो है ना ये इसमें आते हैं। माइक्रोथर्म्स वो प्लांट जिनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हुआ, उन सारा वो माइक्रोथर्म्स में आता है। और वो प्लांट जिनको बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ये आपका इसमें आता है, याद रख लीजिए। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि हाई रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर को बर्दाश्त करता हो, मींस ज़्यादा गर्मी ठंड सबको बर्दाश्त करता हो, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन को, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, मतलब उनका रेंज जो है ना बहुत लिमिट होता है, मींस टेम्परेचर 40 के अबव जाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं स्टिनो। अब टेम्परेचर जो है ना इकोलॉजिकल फैक्टर एनिमल्स में कैसे असर डालता है, तो सबसे पहले जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म एनिमल्स का इंक्रीज़ करता है, ऑर्गेनिज्म का, याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपका इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड चीज़ रिप्रोडक्शन, टेम्परेचर जो है ना स्पॉनिंग इन फिश, हेचिंग इन रेप्टाइल्स में मदद करता है। वहीं आपका डेफिनिया में अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो फीमेल प्रोडक्शन होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वहाँ पे मेल प्रोडक्शन होने लगता है। उसी तरह से ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर की वजह से, जैसे कि पोलर बियर जनरली आपको सिर्फ कोल्ड टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, वही कैमल आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। अब उसी के साथ साथ कलरेशन, कुछ एनिमल जो हाई टेम्परेचर में रहता है उनकी स्किन जनरली डार्क होता है, और जो आपके कूल एरिया में रहता है उनकी फेयर स्किन होती है। इस रूल को कहते हैं हम कोल्जर रूल। बॉडी साइज, जनरली मैमल्स जो होते हैं ना कोल्ड एरिया में बड़े साइज़ के होते हैं, और जो हॉट एरिया में होते हैं मैमल्स वो छोटे साइज़ के होते हैं, एंड दैट कम्स अंडर दी बर्ड मीन्स रूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेम्परेचर जो है ना क्लाइमेट चेंज जो है ना हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन ग्रीन हाउस गैसेज हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर इज एन इकोलॉजिकल फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम लोग को सब लोग को पता है। और नेचर में मेन वाटर
सोर्स हमारा प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन क्या है? रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, आसमान से जो हमारा पानी गिरता है, रेन फॉर्म में, स्नो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो गिरता है वो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है ना वो टाइप ऑफ वेजिटेशन को डिसाइड करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक एरिया जहाँ पे लेस देन 10 इंच रेनफॉल होता है वहाँ पे हमें डिजर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रासलैंड, डिजर्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब वाटर जो है ना कैसे असर डालता है प्लांट के ऊपर? सबसे पहले प्लांट मेटाबॉलिज्म। देखिए भैया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट के अंदर जो भी फंक्शन होगा विदाउट वाटर वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सेकेंड चीज़, वाटर जो है ना सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, मीन्स वाटर की वजह से सीड जर्मिनेट करता है। थर्ड चीज़, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है ना उनको डिसॉल्व करता है और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर के माध्यम से, ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्व कर पाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़, रेनफॉल, जब वहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा तो जो एक्सेस अमाउंट में साल्ट होगा या टॉक्सिन अगर किसी सॉइल में होगा वो बह के चला जाता है, तो वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड चीज़, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेफर एटमॉस्फेयर में होता है, और दैट वी कॉल्ड इट इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी वाटर वेपर ज़्यादा हो किसी एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट जनरली आपको कम होगा, और वहीं अगर ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी वाटर वेपर कम है, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। किसी भी एरिया में डिजीज़ का जो है ना फैलने का, वहाँ पे जो आपके डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो डिजीज़ के फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है विंड इज़ एन इकोलॉजिकल फैक्टर। विंड होता क्या है? जब भी एयर, जो गैसेस एटमॉस्फेयर में, वो अगर मोशन में आ जाए तो उसको हम विंड कहते हैं। तो विंड की वजह से भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स फिजियोलॉजिकल, फिजिकल या एनाटोमिकल हमें देखने को मिलता है प्लानिंग के ऊपर। इसमें पहला है डिसिकेशन। बहुत अगर स्ट्रॉन्ग आंधी चलने लगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा, तो विल्टिंग कंडीशन होगा, तो प्लांट सूखने लगेगा, दैट कॉल्ड इट इन डिसिकेशन। डिवॉर्मिंग में प्लांट अगर कंटिन्यूअसली ड्राइंग विंड चल रहा हो तो प्लांट के अंदर टर्जिडिटी मीन्स प्लांट कभी, टर्जिट मीन्स प्लांट के अंदर पानी फुल नहीं भर पाता, इसकी वजह से प्लांट जो है ना छोटे रह जाते। तेज़ आंधी की वजह से ब्रेकेज होगा, आपके ट्रीज जो है ना अपरूटिंग होने लगती हैं। एग्जांपल, कॉटन क्रॉप जब उगा हो और वहाँ पे अगर आंधी चलने लगे ना, कॉटन क्रॉप जो है ना जनरली आपका उखड़ जाता है, तो इसके नेगेटिव विंड के इम्पैक्ट्स हैं। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट सॉइल इरोजन, अगर तेज़ आंधी चलने लगे तो जो ऊपर वाला फर्टाइल सॉइल है वो आपका उड़ के चला जाता है, दैट कॉल्ड इट इन सॉइल इरोजन। और सॉल्ट स्प्रे, जो आपके कोस्ट एरिया है समंदर के तट पे आसपास, अगर वहाँ पे आंधी चले तो समंदर से वहाँ पे जो पानी जो है ना अपने साथ सॉल्ट्स को भी ले आता है, और उसका जो है ना बुरा असर हमें देखने को। नेक्स्ट हमारा फायर इज़ एन इकोलॉजिकल फैक्टर। फायर क्या होता है? स्टेज ऑफ हीट, जिसमें चीज़ें आपका जलने लगे, और इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस ही होता है, हम सब लोगों को पता है। ये आपका सक्सेशन, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉरेस्ट है, आग लग गया, फिर से बंजर ज़मीन बना, फिर से हब, मीन्स ये आपका फायर कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट हमारे ये सारे ऊपर जितना डिस्कस करा वो सारा हमारा जो है ना इसमें आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर, क्योंकि इनडायरेक्टली जो है ना या डायरेक्टली ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा एडिफिक फैक्टर दैट इज़ दी सॉइल। तो सॉइल मेनली है, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। डिपेंडिंग अपॉन द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, हमारे पास तीन तरह के सॉइल है: एसिडिक सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलीन सॉइल। वो सॉइल जिनका पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो, एसिडिक सॉइल होता है, और उनमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं आपका कैल्सीफोबस, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। और वो सॉइल जिसमें पीएच वैल्यू नॉर्मल हो, मींस वो सॉइल ना ज़्यादा एसिडिक ना बेसिक, ये जनरली ये सॉइल जो है ना सपोर्ट्स ग्रोथ ऑल काइंड ऑफ प्लांट। न्यूट्रल जो आपका सॉइल होता है अच्छा माना जाए। अल्कलाइन सॉइल जिसमें पीएच मोर देन 7 हो, और यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट इज इल्सी फ्यूलस, और इसमें आपके हेलोफाइट्स, फ्यूमोसिस और फर्न्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट सॉइल एटमॉस्फेयर। सॉइल के अंदर जो हवा होती है, ऑक्सीजन या जो दूसरे गैसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो रूट की ग्रोथ नहीं होगी, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ नहीं होगा। तो सॉइल के अंदर एटमॉस्फेयर का होना, एयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सॉइल मॉइस्चर। वाटर का
कंटेंट सॉइल में कितना है, ऑन दैट बेसिस वी हैव 3 टाइप ऑफ प्लांट। हाइड्रोफाइट्स में प्लांट्स वो हैं जो कि कंटिन्यूअसली आपके एक्वाटिक इनमें पानी में रहते हैं। ज़ीरोफाइट्स वो सॉइल, वो प्लांट जो कि आपके ड्राई, वहाँ पे पानी का कंटेंट कम होता है। मीज़ोफाइट वो प्लांट जिसमें ना ज़्यादा सूखा ना ज़्यादा एकदम से दलदल वाला पानी, एकदम एक्वाटिक कंडीशन भी नहीं होता, उन प्लांट्स को हम कहते हैं मीज़ोफाइट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है। राइजोबियम, ब्लू ग्रीन ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोग्राफिक और टोपोग्राफिक फैक्टर। तो फिजियोग्राफी का टोपोग्राफिक फैक्टर क्या है, किसी भी एरिया का, जिस एरिया में आप ले रहे हैं उस एरिया का एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, वो प्लेन है, स्लोप है, स्टिफनेस कितना है, वो आपका आता है टोपोग्राफी। सबसे पहले हमारा अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। अगर आपका एरिया किसी हाई एल्टीट्यूड पे हो जैसे कि लद्दाख, तो वहाँ पे आपको जनरली प्लांट जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा और आंधी भी तेज़ चलती है। सेकेंड चीज़ देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन। आपका एरिया फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन है, ये रेंज है, ये समंदर के इस तरफ ये समंदर है, ये एरिया आपका यहाँ पे पड़ता है और ये वे एरिया आपका यहाँ पे पड़ता है। जितने भी आपके वाटर वेपर होंगे ना, क्लॉट होगा, वो यहीं पे कंडेंस होगी, बरसात यहाँ पे होगी। तो देखिएगा डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन भी डिसाइड कर, इस तरफ जो है ना प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ज़्यादा होगा, इस तरफ कम होगा। जिस तरह से अगर आप जोजिला से कभी आया हो, जोजिला के उस पार जो है ना आपको बहुत अच्छे कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहीं अगर आप कारगिल साइड आ जाए तो रेंज में देखिएगा, वहाँ पे आपको एकदम से बंजर ज़मीन देखने को मिलता है, नंगे पहाड़ देखने को मिलता है। ये इसलिए क्योंकि जितने भी क्लाउड्स वहाँ पे आते हैं वहीं पे मैक्सिमम कंडेंस हो जाता है, इस तरफ आपका सिर्फ कम रेनफॉल होने लगती है। स्टीपनेस एंड एक्सपोजर ऑफ द स्लोप भी मैटर करता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे जितना डिस्कस करा हमारा आपका एबायोटिक के अंदर। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा है उन सब का पीडीएफ एक्सेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन करके भी मैंने लिंक डाला हुआ। वहाँ पे जाके उस लिंक पे जाके सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद आप इन सारे पीडीएफ को जो है ना लाइफ टाइम के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने बुक के बारे में बताऊँ, दैट इज़ द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वॉल्यूम 2। इससे पहले वाले बुक वॉल्यूम 1 में टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी में माइक्रोब्स, क्रिप्टोगेम, जिम्नोस्पर्म जो बुक है, उसी तरह इस बुक में भी जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है ना, वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में हेल्प मिल जाएगा। बुक जो है ना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए। आया, अब बायोटिक फैक्टर्स में कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, याद रखिएगा। बायोटिक फैक्टर्स में मेनली हमारे कंपोनेंट रहते हैं, वहाँ के प्रोड्यूसर्स, वहाँ के एनिमल्स, कंज्यूम प्रोड्यूसर में प्लांट्स आएंगे, कंज्यूमर, हिट्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर। ऑन द बेस ऑफ इंटरेक्शन, दो पॉपुलेशन ने आपस में इंटरेक्ट करा, उसका क्या असर पड़ा उसके ऊपर, ऑन दैट बेसिस वी हैव 8 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। तो इसमें सबसे पहला है कंपटीशन। इसमें दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करेगा और दोनों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट। एमेंसिलिज्म में दोनों ने इंटरेक्ट करा, रिजल्ट क्या मिला, एक को नुकसान हुआ, एक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। पैरासिटिज्म में इंटरेक्शन के बाद एक को फ़ायदा मिला, एक को नुकसान हुआ। यहाँ पे प्रिडिशन में एक को नुकसान, एक को फ़ायदा। डिफरेंस क्या है, प्रिडिशन में किलिंग इन्वॉल्व होता है, पैरासिटिज्म में किलिंग इन्वॉल्व नहीं होता। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, आफ्टर इंटरेक्शन दोनों के ऊपर कोई ना नेगेटिव ना पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिलता। कॉमेंसलिज्म में आफ्टर इंटरेक्शन एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। प्रोटोकॉपरेशन में इंटरेक्शन के बाद दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। म्यूचुअलिज्म में भी सेम चीज़ है, डिफरेंस यहाँ पे ये है, प्रोटोकॉपरेशन में अगर वो लोग आपस में सेपरेट हो जाए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करने दे, तब भी ये लोग जिंदा रहेगा ये ऑर्गेनिज्म। म्यूचुअलिज्म में अगर हम उन दो ऑर्गेनिज्म को इंटरेक्ट करने से रोकेंगे या सेपरेट करेंगे तो वहाँ पे आपका ये है ना ऑर्गेनिज्म दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर इन केस ऑफ इकोलॉजी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर जो है ना आपको सही लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर अगर आपको सही लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।